हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीईटी के इस निःशुल्क श्रृंखला में मैं साइंस सब्जेक्ट लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों का जो साइंस, इकोनॉमी, मतलब जो भी सब्जेक्ट मैं लेता हूं, सोचता हूं उस सब्जेक्ट में आपकी इतनी कमांड हो जाए कि आपको पलक झपकते ही आंसर आ जाए सामने और आप आगे निकल जाएं उससे। मतलब जो सब्जेक्ट मैं लेता हूं उसमें आपका ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर करके आगे निकलिए और जो आपका समय बचता है उसको आप दूसरे सब्जेक्ट पर लगाइए। इतना बेहतरीन प्रयास करने का जो मेरा वो रहता है, हमेशा इंटेंशन रहता है, वो तब सकारात्मक मोड़ पे जाएगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, जब आप मेरा साथ मेरे तरीके से देंगे। जिस तरह से मैं एकदम कर्मशील रहता हूँ उसी तरह से आप भी रहेंगे ना, तो 100% जो मैं सोचता हूँ वो हो जाएगा और जो मैं सोचता हूँ वो होता है। ये मैं करके दिखाया हूँ और करके दिखाऊंगा, बस आप लोगों का साथ से ही। तो चलिए दोस्त, आज के इस श्रृंखला को शुरू किया जाए। आज जो प्रश्न है आपके बेहतरीन प्रश्न है, रसायन के प्रश्न है और आपके बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के प्रश्न है। तो प्रश्न तो बेहतरीन है, बस आप लोग इतना जानिए कि बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए आसान भी नहीं है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा हार्ड देखने को नहीं मिलेंगे कि इससे ज्यादा हार्ड देगा या फिर आपको फंसाने का प्रयास करेगा। फंसाने का प्रयास करेगा तो उसी प्रश्नों में शब्दों के माध्यम से फंसाएगा, आपको वाक्य बदल के फंसाएगा, बस और कुछ खास नहीं करेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, इसको पढ़िए, इसका आंसर कीजिए और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ये पूर्णतः निःशुल्क रूप से आपको पीईटी का एग्जाम सफल कराने में प्रतिबद्ध है। ठीक है, चलिए लीजिए, आंसर कीजिए भाई, आंसर कीजिए। तो पहला प्रश्न, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? विनिमय कब होता है मेरे दोस्त? तो ये होती है एक विस्थापन अभिक्रिया, एक होती है संयोजन अभिक्रिया, एक होती है अपघटन अभिक्रिया, एक होती है विस्थापन अभिक्रिया, एक होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब सब में अंतर क्या होता है, सारी अभिक्रियाएं मैं आपको बता दूंगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों जब एक साथ होती हैं तब कौन सी अभिक्रिया होती है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं आप लोग। तो ये सारी अभिक्रियाएं मैं आपको बता दूंगा, बस इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से, टेंशन ना लीजिए आप। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब जानते हैं? जैसे कि ये यम और यन हुआ प्लस पी हुआ बराबर, जानते हैं क्या हो जाएगा? पी और क्यू हो गया। तो जानते हैं क्या होता है कि ये जो इसमें है, आप जानते हैं ये अगर ज्यादा क्रियाशील हुआ तो इसको ले लेगा अपने साथ, यम यन क्यू, और पी को अलग कर देगा। ये होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब उसका स्थान ले लेना और उसको बाहर कर देना। दूसरा क्या है? दोहरा विस्थापन। विस्थापन का मतलब जानते हैं क्या होता है? यम यन और प्लस पी क्यू, इसी पे समझाते हैं आपको। मानिए कि ये कोई यौगिक है या तत्व है, बस ये मानिए। अब देखिए ये क्या करेगा, ये यम के साथ पी आ जाए, यन के साथ क्यू आ जाए, ये दोहरा विस्थापन हो गया। मतलब कि दोनों ने अपना स्थान क्या किया? बदल लिया। दोनों ने अपना स्थान क्या किया? बदल लिया। देखो इसके साथ पी आ गया और यम इसके साथ था, लेकिन यहाँ पे यन यहाँ चला गया। दोनों अपना स्थान विस्थापित कर लेते हैं, अपने आप को विस्थापित कर लेते हैं बॉन्ड को बनाने के लिए। तो इस पे पूछा क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हों, यानी कि
आपको OH माइनस आयन भी दिखे और साथ ही साथ आपको H प्लस आयन भी दिखे। जब दोनों आयन एक साथ दिखेंगे अपक्रिया में तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब है कि इसमें रेडॉक्स अपक्रिया हो रही है, यानी कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। दोनों अपक्रियाएं जब एक साथ होती हैं तो आप समझ लीजिएगा रेडॉक्स अपक्रिया है। और कौन सी? संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया का मतलब भी होता है जैसे कि यार ये देखिए एक तत्व है यम, दूसरा है यन, और ये दोनों एक साथ जुड़ के यम यन बना लेते हैं। कोई नया नहीं। संयोजन, संयोजन का मतलब ही होता है जोड़। संयोजन का मतलब ही होता है क्या? जोड़। बस बात ही खत्म। तो आपको मेरे देखने में समझ में आया होगा कि कौन सी अपक्रिया कैसी होती है। जब यहाँ पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों आयन एक ही अपक्रिया में दिखने लगे, इसका मतलब है कि वो रेडॉक्स अपक्रिया है। रेडॉक्स अपक्रिया जब दोनों आयन एक साथ दिखें आपको, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन या H प्लस आयन OH माइनस आयन, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अपक्रियाएं आपको समझ में आ गई। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि विस्थापित दोनों स्थान क्या करते हैं? विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब विस्थापन हुआ। देखिए इसका स्थान उसने ले लिया, उसका स्थान, विनिमय कर रहे हैं एक दूसरे से। क्या कर रहे हैं? विनिमय कर रहे हैं, आदान प्रदान की अपक्रिया कर रहे हैं। आदान प्रदान किसमें हुआ? आदान प्रदान हो रहा है भाई विस्थापन अपक्रिया में। किसमें हो रहा है? विस्थापन अपक्रिया में। अभी अभी मैंने चारों अपक्रियाएं आपके सामने रख दिया है, बाकी अपक्रियाएं अभी सामने आएंगी, मैं उनको बताते चल रहा हूं। चलिए, मजा आया पहले प्रश्न में? ऐसे आप पढ़ते रहिए। तो अभी तो समय कम, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। जब धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा तो एक एक की अपक्रिया नहीं, परिभाषा भी बता दूंगा आपको और समझ में आ जाएगा एकदम सरल शब्दों में। चलिए, अभी समय कम है तो उसका उपयोग करते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। चलिए बताइएगा, निम्न में से कौन सी रासायनिक अपक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है? अब देखिए, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी दो अपक्रियाएं होती हैं। एक होता है उष्मा शोषी। शोषी का मतलब सोखी। शोषी का मतलब क्या होता है? सोखी। सोखना का मतलब क्या होता है? सोखना का मतलब लेना, अपने अंदर समाना। तो ये हो गया शोषी, जिसे कहते हैं आप लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि जो अपने अंदर, मतलब उस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए, उस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। उसे गर्म करना पड़ेगा, उसे हीट देना पड़ेगा। वो हीट लेता है अपने अंदर, तब वो अभिक्रिया पूरी होती है। तो वो होती है आपकी कौन सी अभिक्रिया? उष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसने उष्माशोषी बोला है, उष्माशोषी बोला है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है भाई इसमें से? अरे दहन अभिक्रिया में, सीधी सीधी बात है यार, दहन अभिक्रिया में हमेशा उष्मा निकलेगी। दहन अभिक्रिया में क्या होती है? उष्मा निकलेगी। उष्मा जब निकलेगी तो उष्मा निकलने को उष्मा निकलेगी। जब उष्मा निकलती है तो इसे उष्माशोषी कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं। उष्माक्षेपी कोई ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा निकले, जिसके पूरा होने से उष्मा निकलती है, उसे हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मल कहिए या एक्सोथर्मिक कहिए, थर्मिक रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? उष्माशोषी अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया पूर्ण होते समय उष्मा निकलती है। तो इसमें से क्या होगा? ये तो दहन हो गया। अपघटन, अच्छा हाँ, संयोजन अभिक्रिया भी बताया मैंने। संयोजन में जुड़ती है, संयोजन में दोनों क्या होते हैं? दोनों तत्व जुड़ जाते हैं या यौगिक दोनों जुड़ जाते हैं, एक यौगिक एकल उत्पाद बनाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में दोनों एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं। हो गया, बचा क्या? अपघटन अभिक्रिया। प्रतिक्रिया लिखा है सब भाई, अभिक्रिया पढ़ रहे हैं आप लोग तो सब में अभिक्रिया रखिएगा। किताब में भी दिया है हमें देखने में, हमारे देखने में लग रहा है कि उसने यही दिया ही है, प्रश्न ही यही दिया गया है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? अभिक्रिया। क्या है? अभिक्रियाएं। ठीक है, अभिक्रिया। तो ये हो गया अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया जो होती है, अपघटन का मतलब किसी को टूटने की आवश्यकता। जब कोई चीज टूटती है, बिखरती है, जैसे NaCl है, NaCl है प्लस इससे HCl। हाँ चलिए, NaCl है, HCl से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा?
ठीक है, क्या बनाएगा? तो भाई क्या बनाएगा आप देख लीजिए ना, क्या बनाएगा? HCl है ये है यार, तो H2O लगा लें, क्या लगा लें इसमें? सीधी सीधी बात है, इसको ही अपघटित कर देते हैं यार, क्या आप लगाते हैं? लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपघटित होता है, स्वयं से अपघटित होता है। तो Na प्लस आयन निकल जाएगा प्लस Cl माइनस आयन निकल जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस आयन निकल जाएगा। लेकिन ये अपक्रिया जब पूरी होती है, यानी कि ये जब अपघटित होते हैं तो ये उष्मा की आवश्यकता होती है, इनकी वो क्या होती है? उष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसे कहते हैं, अभी बता के आ रहा हूं, जिसमें उष्मा निकलती है उष्माक्षेपी, जो उष्मा लेती है उष्माशोषी। ठीक है, अपघटन भी उष्मा लेती है, ये भी उष्मा लेती है, दोनों के दोनों हो गए। संयोजन का मतलब कि दोनों एक हो जाना, जैसे कि अभी यही बताया मैंने आपको बताया ना, Na प्लस Cl, Na प्लस Cl, ठीक है, Na2 प्लस Cl2, ये दोनों हैं, दोनों जब अभिक्रिया करेंगे 2NaCl बना लेंगे, 2NaCl बना लेंगे, एकल उत्पाद बना देंगे, ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। तो ये संयोजन कट गया। उष्मा शोषी, अभी बता के आ रहा हूं, ये उष्मा लेता है, ये उष्मा क्या करता है? लेता है। और अपघटन अभिक्रिया भी उष्मा क्या करती है? इसको भी उष्मा की आवश्यकता होती है, ये उष्मा को निकालता है, ये उष्मा को क्या करता है? एरो का निशान देखिए, ये दोनों एक तरफ है, आने की तरफ है और वो जाने की तरफ है, उष्मा छोड़ता है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलें। प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहते हैं। अरे यार सीधी सीधी बात है, प्रकाश से जब अपघटन होगा तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया हो जाएगी ना, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, क्योंकि जब पानी के अणु टूटते हैं तो ये चार्ज में टूटते हैं, ये क्या होते हैं? पानी के अणु जब टूटते हैं तो ये चार्ज में H प्लस आयन करके ऐसे करके ये आयनित हो जाते हैं, टूटते नहीं आयनित होते हैं, तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया में आयनित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। चलिए इसमें बताइए, ये रहा प्रश्न आपके सामने, इसमें बताइए, एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं, जुड़ना, संयोजन, योगात्मक, जिसे आप कहते हैं योग, जिसे आप कहते हैं संयोजन, संयोजक, क्या बोलते हैं उसे यार, संयोजन, संयोजित होना, एकत्रित होना, जुड़ना, जो भी आप कह दीजिए, आप एडिशन, एकल, कुछ भी कह दीजिए। तो ये सारे के सारे शब्द किस पर जाके सिद्ध हो रहे हैं? किसमें? लीजिए, योगात्मक लिखा हुआ है, योगात्मक अभिक्रिया लिखा हुआ। अरे भाई जब 1 प्लस 1 जितने भी हो 3 है तो तीनों जुड़ के 1 बन गए, 3 हो गए, योग हो गया, आगे नहीं हो गया। अरे यार 1 था, 2 था, 3 था, इस तरह 2 ही जोड़ दीजिए ना, 2 हो गया, ये अलग अलग थे 1 बन गए। उसी तरह से 2 प्लस 2 3 जगह पे है, इसको बना के एक जगह रख दीजिए, 6 हो गया, योगात्मक हुआ कि नहीं? इस तरह से जितने भी तत्व होंगे एक हो जाएंगे। मैं गणितीय माध्यम से समझा रहा हूं आपको जल्दी के लिए, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे रासायनिक तत्व लेने लगा तो तत्वों को समझने के लिए तो आपके सिर के ऊपर से निकलने लगेगा, बाउंसर जाने लगेगा आपके सिर के ऊपर से, तो अभी नहीं लेना है, अभी आप थोड़ा थोड़ा समझते रहिए, बाद में ले लेंगे इनको। 6ठा नंबर प्रश्न, इसको हल करेंगे भाई, क्या हल होगा? मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, यार ऐसे प्रश्न हो रहे रखे गए थे, कोई बात नहीं। क्रोमोसोम्स मतलब समझिए, उसके बाद आप उत्तर दे देंगे। क्रोमोसोम्स का मतलब होता है गुणसूत्र, क्या होता है? गुणसूत्र। मानव शरीर के अंतर गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी, ठीक है, 23 जोड़ी। संख्या में कितनी? 46, संख्या में कितने? 46। और ये बताइए, इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। 2 भागों में कौन कौन से? एक होता है समजात सूत्री और एक होता है विषमजात सूत्री। तो आटोसोम्स कहेंगे, क्या कहेंगे? आटोसोम्स कहेंगे। और दूसरा जो होता है लिंग गुणसूत्र जैसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं इसको,
सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी तो बहुत हो गई, इतनी जानकारी बहुत हो गई। चलिए कितने होते हैं, कौन सा आंसर मिल रहा है इसमें, 46। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, संख्या में 46 होते हैं, 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक ऑटोसोम्स होते हैं, दूसरे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, चलिए बाकी जानकारी बहुत सारी जानकारियां हैं, उनके लिए आपके पास समय भी बहुत है, बाद में बताएंगे, सारी जानकारियां देंगे, ऐसा नहीं कुछ छोड़ देंगे। आप थियरी पढ़ लिए होते ना तो ये सब बताने की जरूरत नहीं, आप तुरंत टकाटक मार के निकलते आगे। चलिए, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया है, ये प्रश्न मैंने पढ़ाया हुआ है, ये प्रश्न मैंने पढ़ाया हुआ है, डब्ल्यू बेटसन महाराज हैं इसके। अच्छा जरा ये बताइए कि आनुवंशिकता जब समझ में आ रहा है तो डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। बहुत आसान सी चीज पूछ रहा हूँ, डीएनए का फुल फॉर्म आप बता दीजिएगा। और द्विगुणित मॉडल किसने दिया था, द्विगुणित बहुत बार पूछा गया, द्विगुणित मॉडल किसने दिया था, किसने प्लस कब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, किसने बताइए बस, द्विगुणित मॉडल किसने दिया था और डीएनए का फुल फॉर्म, बस इतना सा बता दीजिएगा। और यहाँ बता दूं मैं क्या बताया, बेटसन बताया था ना मैंने, हाँ तो ये बेटसन ही है, बेटसन ही है भाई, गलत नहीं बताऊंगा आपको, बेटसन, डब्ल्यू बेटसन इनका नाम पूरा। चलिए आगे चलता हूँ और वो जरूर बताइएगा यार, प्रश्न बेहतरीन है आपके लिए। आरएनए का मुख्य कार्य, भाई आरएनए, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये कार्य क्या करता है मेरे भाई, ये प्रोटीन का संग्रह करता है, सबसे पहली बात प्रोटीन का संश्लेषण करता है, संश्लेषण में सहायता करता है, संश्लेषण में सहायता करता है। अरे आप देखेंगे ध्यान से तो मैंने पढ़ाया है, आरएनए भी पढ़ाया है, जब कोशिका की बात करेंगे, कोशिका में मैंने वो क्या बोलते हैं यार उसे, जैविक अणु या जैव अणुओं के बारे में जब मैंने पढ़ाया तो मैंने आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन्स जो भी होते हैं सबके बारे में पढ़ाया था, सबके बारे में पढ़ाया था, तो इसके बारे में पढ़ाया था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, अब आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ गया प्रोटीन, प्रोटीन देखिए यही आंसर हो गया इसका, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है आरएनए। बाकी इसके अंदर तो बहुत खूबियां हैं, वो बाद में पढ़िएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 9 राइबोसोम्स का मुख्य कार्य, अभी आरएनए पढ़ा, आरएनए के बाद राइबोसोम्स भी पढ़िए, राइबोसोम्स का भी वही कार्य है मेरे दोस्त, राइबोसोम्स का भी कार्य, राइबोसोम्स कहिए, राइबोसोम्स इज इक्वल टू आरएनए कहिए, इस कार्य के लिए कहिएगा, इस कार्य के लिए ये दोनों सेम होते हैं। जो कार्य है क्या, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। अब देखिए ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है और ये प्रोटीन का संश्लेषण ही करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है और ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है, ये सहायक है। थोड़ा सा अंतर है, जो अंतर है मैंने बता, थोड़ा सा अंतर मैंने बता दिया, नहीं तो दोनों सेम हो जाएंगे, बस उसकी तरफ सहायक लिख लीजिए और ये संश्लेषक लिख लीजिए, ये संश्लेषित करता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन भाई, बेस्ट आंसर है उसके लिए। चलिए हाँ, कोशिका के विभाजन में जनन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को में विभाजित किया जाता है, किसमें विभाजित किया जाता है, तो कोशिकाओं को 2 समान रूपों में विभाजित किया जाता है, हमेशा असमान कभी नहीं विभाजित किया जाता है। तो समान में विभाजित किया जाएगा, तो समान में कहाँ है, देखिए कहीं आंसर में है ना, एक असमान नहीं, गलत है, ये गलत, पूर्णतः गलत, 2 असमान नहीं होता है, समान नहीं होता, 2 समान भागों में, जैसे कि XY है, XY और इधर क्या है, XX है, दोनों एक इससे क्रिया करेगा XX हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, XX हो जाएगा, फिर इससे करेंगे XY हो जाएगा, फिर उससे करेंगे XY हो जाएगा। देखिए दो समान भागों में इनको विभाजित किया जाता है। अब ये गुणसूत्र के बारे में, जनन कोशिका के बारे में है, तो जनन कोशिकाएं ऐसे ही विभाजित होती हैं, यानी कि गुणसूत्र विभाजित होता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना पढ़ाया हुआ है, बता के आगे निकल जा रहा हूं। प्रोटीन संश्लेषण के बारे में इन्होंने बताया था, प्रोटीन संश्लेषण के बारे में बताया था और मैंने पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, ज्यादा समय क्यों जाया करूं। सजीवों की पहचान क्या है भाई? सजीवों की क्या पहचान है यार? मैं जी रहा हूं, मैं सजीव हूं, मेरी क्या पहचान है बताओ तो? सांस ले रहा हूं, हिलडुल रहा हूं, वृद्धि विकास कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं, बोल रहा हूं, कुछ खाता हूं, जनन करने की क्रिया है, सभी जीवों में है, रिप्रोडक्टरी सिस्टम है ना सबके पास, तो जनन क्रिया भी होगी, उत्सर्जन जो खाते हैं वो निकालते भी हैं, उत्सर्जन की क्रिया भी होगी, परिसंचरण तंत्र आपके शरीर के अंदर है, सोचने की क्षमता आपके अंदर है, देखने की क्षमता आपके अंदर है। अरे भाई सजीव है, बात खत्म है। चलिए देखिए, श्वसन, प्रजनन, रक्त परिसंचरण सारी चीजें हो गई, यानी कि सभी ऑप्शन सभी। सबसे हलवा प्रश्न, इसे को कहेंगे अलवा, हलवा कहेंगे कि हलवा कहेंगे? कौन सा प्रश्न कहेंगे इसको? सबसे आसान प्रश्न अब तक का, जीवन का सबसे आसान प्रश्न है। चलिए तो और देखते हो, ये हलवा प्रश्न से ही लास्ट प्रश्न हो गया। तो बताइए कैसी लगी क्लास, जरूर बताइएगा दोस्तों। मनोरंजक है कि नहीं है? अभी देखिए मैं आप लोगों को बस लत लगा रहा हूं, धीरे धीरे छोटे छोटे प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर, थोड़ा थोड़ा प्रश्न लेकर, बस धीरे धीरे आप मेरे साथ मेंटेन हो जाइए। उसके बाद में कंटिन्यूटी आप रखिए, कंसिस्टेंसी रखना मेरा काम है। कंटिन्यूटी आप लोग बनाइए, कंसिस्टेंसी रखना मेरा काम, और दोनों लोग मिलकर चौका छक्का मारेंगे ना, फिर सफल हो जाएंगे आगे। कोई बात नहीं रहेगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।